नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपकमिंग टीचर में। आज के इस वीडियो में हम EMRS 2025 के JSA टायर 2 एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। इसका प्रैक्टिस सेट 1 मैं करवा चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो, वीडियो चैनल पे डाला हुआ है। और 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, तो इस प्रैक्टिस सेट में हम वही सारे कॉन्सेप्ट मिलते जुलते क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उससे पहले मैं बता दूं कि JSA का PDF 500 क्वेश्चंस का बन के तैयार हो गया है। 500 क्वेश्चन का PDF बन के तैयार हो गया है, वन लाइनर, जिसको आप पढ़ के एग्जाम में आसानी से 40 में 40 स्कोर कर सकते हो। उस PDF को आप अगर पढ़ोगे तो आपको 40 में 40 स्कोर आराम से आ जाएगा, और बहुत ही अच्छा से समझा के वन लाइनर में लिखा हुआ है। साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन का भी PDF जो है वो मैं पहले से दे रही हूँ डिस्क्रिप्टिव का पूरा, और जल्द ही उसका ऑब्जेक्टिव का भी PDF आने वाला है। हॉस्टल वार्डन का डिस्क्रिप्टिव का PDF पूरा बन के तैयार है, बहुत बच्चे ले चुके हैं, और ऑब्जेक्टिव का भी उसका PDF जल्द आने वाला है। मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि JSA का हमारा 500 क्वेश्चन का PDF कैसा है। तो चलिए उस PDF को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है JSA का 500 क्वेश्चन का PDF है, जिसको पढ़ लेने के बाद मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आपका मार्क्स 40 आउट ऑफ 40 आएगा ऑब्जेक्टिव में। ये सारे उसके सिलेबस हैं, पहले पेज पे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये क्वेश्चंस जो हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा बनवाया गया है, और ऐसा ही सेम क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको JSA का PDF दिखा दी कि उसमें 500 क्वेश्चन कैसा था, और सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम कंटेंट पे देखने को मिलेगा। इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। अगर वैसा नहीं आए तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाना बंद कर दूंगी। ये 500 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, और जो हॉस्टल वार्डन का है जल्द ही उसका भी 500 क्वेश्चन आ रहा है PDF ऑब्जेक्टिव के, और उसका डिस्क्रिप्टिव का मैं पूरा यूट्यूब पे करा चुकी हूँ, और JSA का भी डिस्क्रिप्टिव का पूरा यूट्यूब पे करा चुकी हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। और हॉस्टल वार्डन का डिस्क्रिप्टिव का PDF ऑलरेडी 15 रुपये में मिल रहा है, तो मैं उसको भी एक बार इस वीडियो में आपको दिखा देती हूँ, पहले आप देख लीजिए। ये हमारा हॉस्टल वार्डन का PDF है। देखिए इसमें सारा टॉपिक, पहले 13 टॉपिक ही था, उसमें 6 टॉपिक और भी ऐड कर दिए गए हैं। तो जिन बच्चों ने 12 टॉपिक तक का PDF खरीदा था, उनके ईमेल पे अपडेट का मैसेज गया होगा, वो वहाँ से अपडेट करके उसी बिल्कुल फ्री में ये सारा उनका अपडेट हो जाएगा, सारा PDF जो बाद में ऐड हुआ है। देखिए इस तरह से हॉस्टल वार्डन का डिस्क्रिप्टिव का पूरा अच्छा से PDF तैयार किया गया है हमारे एक्सपर्ट द्वारा। अब चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और एक बार PDF को आप परचेज जरूर करें। JSA का प्राइस 30 रुपीज़ है, और हॉस्टल वार्डन का 15 रुपीज़ है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। एक बार PDF को लेके ज़रूर पढ़ें, एग्जाम में सेम टू सेम कंटेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और हाँ, प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप साथ में हमारे इस प्रैक्टिस सेट को करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि आपकी तैयारी का लेवल किस हद तक आपने किया है। तो हमारा पहला सवाल है, विच मेमोरी इज लोकेटेड इनसाइड द CPU एंड इज द फास्टेस्ट। CPU के अंदर स्थित और सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, मतलब स्थित भी और तेज भी। ऑप्शन है रैम, कैच, रजिस्टर और रोम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा रजिस्टर। सब CPU के अंदर स्थित और सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होती है। सिर्फ पूछेगा ना कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो वो तो कैश हो जाती है, लेकिन स्थित और तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो वो रजिस्टर होती है। ठीक है। Registers are small, high-speed storage location inside the CPU. They temporarily hold instruction and data currently begin process because they are directly integrated into the CPU. They are faster than cache and RAM. मतलब कि रजिस्टर CPU के अंदर स्थित छोटी और अत्यधिक तेज मेमोरी होती है। यह वर्तमान में प्रोसेस हो रहे डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, और CPU के भीतर होने के कारण यह कैश मेमोरी और रैम मेमोरी से तेज होती है। क्योंकि ये CPU के भीतर होती है, इसीलिए ये कैश मेमोरी और रैम मेमोरी से क्या होती है, तेज होती है। ये क्या है, ये अस्थायी यानी टेम्पोररी डेटा रखता है। रजिस्टर जो है वो टेम्पोररी डेटा को रखता है और सीधे ALU से जुड़ा होता है, और ये जो है क्या करता है, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि रजिस्टर CPU के अंदर ही बने होते हैं, और इसका साइज़ जो है बहुत छोटा होता है, कुछ बाइट में होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट संकेतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू इनपुट सिग्नल्स। ऑप्शंस है बैच OS, रियल टाइम OS, मल्टी यूजर OS और टाइम शेयरिंग OS। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर होगा रियल टाइम ओएस, यानी कि RTOS भी बोलते हैं। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इमीडिएट प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्स टू इनपुट। इट यूज्ड इन द सिस्टम लाइक मेडिकल इक्विपमेंट, डिफेंस, वेयर डिले इन अनएक्सेप्टेबल। यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इसका उपयोग चिकित्सा उपकरण और प्रणालियों के में किया जाता है जहां विलंब स्वीकार नहीं होता है। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा मैं आपको समझाते जा रही हूँ ऑब्जेक्टिव में भी, कि आप अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो देख रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। RTOS ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी भी इनपुट जैसे कि सेंसर, बटन, मशीन, सिग्नल पर तुरंत निश्चित समय के अंदर प्रतिक्रिया देता है। इससे क्या होता है, इसमें समय जो है, टाइम सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और प्रतिक्रिया देर से हुई तो सिस्टम भी फेल हो सकता है। इसका उपयोग मेडिकल उपकरण में किया जाता है, रॉकेट और सैटेलाइट में किया जाता है, इंडस्ट्रियल मशीनों में किया जाता है, कार के एयरबैग सिस्टम में किया जाता है। इन जगहों पर 1 सेकंड की भी देरी खतरनाक हो सकती है, इसीलिए इसका उपयोग होता है। इसमें जो है कोई भी विलंब स्वीकार नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडोज में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल क्या खोलता है? मतलब व्हाट डज कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल ओपन इन विंडोज? अगर हम कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल करेंगे तो विंडो में क्या खुलेगा? ऑप्शन है टास्क मैनेजर डायरेक्टली, सिक्योरिटी ऑप्शन स्क्रीन, शटडाउन मेन्यू, सेटिंग्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिक्योरिटी ऑप्शन स्क्रीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्योरिटी ऑप्शन स्क्रीन। यानी कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल opens a security screen where options like task manager, local sign out area available. It does not directly open task manager. मतलब कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल एक सुरक्षा स्क्रीन खोलता है जिसमें टास्क मैनेजर, लॉक, साइन और जैसे विकल्प होते हैं, और ये सीधे टास्क मैनेजर नहीं खोलता है। पहले क्या करता है, ये सिक्योरिटी ऑप्शन को खोलता है, उसके बाद उसमें सारा चीज़ उसमें होता है, टास्क मैनेजर होता है, लॉक होता है, साइन आउट होता है, सब कुछ होता है। मतलब ये सीधे टास्क मैनेजर को नहीं खोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एक्सेल फीचर इज यूज टू डिस्प्ले डाटा ग्राफिकली? डाटा को ग्राफिकल रूप से दिखने के लिए एक्सेल में कौन सी सुविधा उपयोगी होती है? ऑप्शन है शॉर्ट, फिल्टर, चार्ट और फॉर्मेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चार्ट। चार्ट इज एक्सेल कन्वर्ट न्यूमेरिकल डाटा इनटू ग्राफिकल फॉर्म लाइक बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ एंड इजी एनालिसिस। मतलब कि एक्सेल में चार्ट डेटा को बार, पाई, लाइन, ग्राफ आदि के रूप में प्रदर्शित करता है, जिससे विश्लेषण आसान हो जाता है। ठीक है, चार्ट क्या करता है, किसी भी एक्सेल में डेटा को बार, पाई, लाइन, ग्राफ आदि में क्या करता है, दिखाता है, जिससे क्या होता है, ग्राफ को समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नेटवर्क सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? विच नेटवर्क कवर द लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया? तो ऑप्शन है हमारा क्या क्या, लैन, मैन, वैन, पैन। अगर आपने हमारा डिस्क्रिप्टिव का वीडियो देखा होगा तो इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वैन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैन। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, कवर्स लार्ज एरिया सच एज कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, द इंटरनेट इन द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन। वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े क्षेत्र जैसे कि देश या महाद्वीप को कवर करता है, इंटरनेट इसका उदाहरण है। ठीक है, मैंने बताया जो पूरे बड़े क्षेत्र को कवर करता है वो वैन होता है, जो लोकल एरिया को कवर करता है वो लैन होता है, जो छोटे एरिया को कवर करता है वो मैन होता है। और आप बताइए कि पैन क्या होता है और पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में बताइए आंसर। ठीक है, तो इंटरनेट का बहुत बड़ा जो है वैन है, जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, उसी को वैन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनएस कन्वर्ट डोमेन नेम्स इनटू। डीएनएस डोमेन नाम को किस में परिवर्तित करता है? ऑप्शंस है यूआरएल, ईमेल, आईपी एड्रेस और पैकेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आईपी एड्रेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आईपी एड्रेस। डीएनएस डोमेन एंड सिस्टम ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस। डीएनएस डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है ताकि कंप्यूटर उसे पहचान सके। ठीक है,
डोमेन नेम को क्या करता है, आईपी एड्रेस में बदल देता है। जैसे हम क्या करते हैं, वेबसाइट का नाम नाम से याद रखते हैं, जैसे google.com हो गया, yahoo.com हो गया, लेकिन कंप्यूटर के नाम से नहीं समझता। लेकिन वो क्या, कंप्यूटर क्या है, नाम से नहीं समझता, वो केवल आईपी नंबर से समझता है कि आईपी नंबर क्या होगा। जैसे हो गया 142.250, ये आईपी नंबर हो गया। तो कंप्यूटर क्या करता है, डोमेन क्या करता है, नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मालवेयर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपा रहता है? विच मालवेयर डिस्गाइज इटसेल्फ एज लेगिटिमेट सॉफ्टवेयर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। वायरस, वॉर्म, ट्रोजन और स्पाईवेयर। ये सब मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा चुकी हूँ, आप चाहे तो जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रोजन। ट्रोजन अपीयर्स अ लेगिटिमेट सॉफ्टवेयर बट सीक्रेटली परफॉर्म माल्कियस एक्टिविटीज। ट्रोजन वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखाता है लेकिन अंदर से हानिकारक कार्य करता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ट्रोजन क्या है। ट्रोजन हॉर्स ऐसा मालवेयर है जो खुद को एक सही उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसा दिखाता है लेकिन अंदर से नुकसान पहुंचाता है। यह नाम ग्रीक कहानी ट्रोजन हॉर्स से लिया गया है जिसमें दुश्मन घोड़े के अंदर छिपे हुए थे। ठीक है, देखिए बाकी जो है, बाकी सॉफ्टवेयर जो है ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि वायरस जो है वो क्या करता है, फाइल से फाइल में फैलता है, खुद छिप कर सही सॉफ्टवेयर जैसा नहीं दिखता। वर्म क्या है, वर्म जो है नेटवर्क के जरिए खुद ब खुद फैलता है, किसी वैध सॉफ्टवेयर का रूप नहीं लेता। और स्पाईवेयर क्या है, चुपचाप जानकारी चुराता है लेकिन जरूरी नहीं कि वैध सॉफ्टवेयर बनकर आए। लेकिन ट्रोजन क्या करता है, वो दिखता वैध सॉफ्टवेयर है, मतलब वो दिखेगा कि हम बढ़िया हैं लेकिन अंदर से क्या है, बहुत नुकसानदायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स? यानी ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस है पॉप, एफटीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा एसएमटीपी, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स बिटवीन सर्वर। एसएमटीपी ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, जब आप जीमेल में किसी भी मेल में ऐप सेंड बटन दबाते हैं तो आपका ईमेल एसएमटीपी सर्वर के माध्यम से भेजा जाता है। और बाकी जो है क्या करता है, पॉप क्या करता है, ईमेल प्राप्त करता है। पॉप क्या करता है, ईमेल को प्राप्त करता है। और एसएमटीपी क्या है, ईमेल को भेजता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी मेमोरी अस्थायी नहीं होती है? यानी कि विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रैम, कैच, रजिस्टर और रोम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा रोम। इसका राइट आंसर होगा रोम। रोम रिटेन डाटा परमानेंटली इवन व्हेन पावर इज ऑफ। रोम डाटा स्थायी रूप से सुरक्षित रखता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रैम में क्या होता है, डाटा स्टोर तो होता है लेकिन जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा डाटा जो है वो खत्म हो जाता है। और ये पूछ रहा है कि कौन सी मेमोरी अस्थायी नहीं होती है, यानी स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, सीधे सीधे ऐसा पूछ रहा है। तो क्या होगा, रोम में डाटा स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, इसलिए स्थायी मेमोरी क्या कौन सा हो जाएगा, रोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर पॉइंट में F5 कुंजी क्या करती है? मतलब पावर पॉइंट में अगर हम F5 दबाते हैं, व्हाट डज F5 की डू पावर पॉइंट? ऑप्शन है सेव फाइल, स्टार्ट स्लाइड स्लो, प्रिंट, क्लोज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा स्टार्ट स्लाइड स्लो। मतलब पावर पॉइंट में अगर हम F5 दबाते हैं तो हमारा स्लाइड स्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, F5 स्टार्ट द स्लाइड स्लो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। जैसे ही पहला स्लाइड आएगा दूसरा आएगा मतलब स्लाइड स्लो इसमें शुरू हो जाता है, स्लाइड स्लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में कौन सी इकाई सभी कार्यों को निर्देशित करती है? विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस? ऑप्शन है ALU, CU, रैम और कैच। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा CU। इसका राइट आंसर होगा CU, द कंट्रोल यूनिट मैनेज एंड coordinate all operation of the computer. It directs the flow and data between memory and input output
डिवाइस। यानी कि कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करती है, और ये सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट उपकरणों के बीच डेटा प्रवाह को नियंत्रित करती है। ठीक है, क्या क्या काम करती है? इनपुट डिवाइस से डेटा लेने का निर्देश लेती है, एएलयू का गणना करती है और आदेश देती है, आउटपुट डिवाइस को परिणाम भेजती है, निर्देश करती है, मेमोरी में डाटा लाने और भेजने को नियंत्रित करती है। यानी पूरे कंप्यूटर का मैनेजर की तरह काम करती है कौन? सीयू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को लॉक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग होती है? ऑप्शंस है, पहले विच शॉर्टकट की इज यूज टू लॉक द कंप्यूटर? ऑप्शंस है विंडोज प्लस डी, विंडोज प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल अल्ट प्लस एल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विंडोज प्लस एल। अगर आप विंडोज प्लस एल दबाएंगे तो क्या होगा? लॉक्स द कंप्यूटर स्क्रीन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कंप्यूटर तुरंत लॉक कर देता है ताकि अनाधिकृत व्यक्ति क्या करे? उपयोग ना कर सके। ठीक है, तो जो शॉर्टकट्स की वाले क्वेश्चन है ना, वो आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चयनित मानों का औसत निकालने के लिए एक्सेल में कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस है विच एक्सेल फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सिलेक्ट वैल्यूज। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? सम, काउंट, एवरेज और मैक्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एवरेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा एवरेज। द एवरेज फंक्शन कैलकुलेट द मीन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिलेक्ट सेल। एवरेज फंक्शन चयनित सेल के संख्यात्मक मानों का औसत निकालता है। ठीक है, एवरेज क्या करता है? चुने गए सिलेक्ट सेल्स के मानों को निकालता है और औसत एवरेज मीन निकालता है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, अगर A1 से A5 तक नंबर लिखे हैं तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? A1:A5 करेंगे, और क्या करेगा? ये सभी चयनित मानों का औसत निकाल देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा टोपोलॉजी में सभी नोड एक केंद्रीय उपकरण से जुड़े होते हैं? यानी कि विच टोपोलॉजी यूज अ सेंट्रल डिवाइस टू कनेक्ट ऑल नोड्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है बस, रिंग, स्टार और मेस। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब और स्विच इफ द सेंट्रल डिवाइस फेल्स द नेटवर्क स्टॉप वर्किंग। यानी कि स्टार टोपोलॉजी में सभी उपकरण एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं। यदि केंद्रीय उपकरण खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। ठीक है, ये क्या करता है? स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर नोड्स जुड़े होते हैं, और क्या करता है? ये हब या स्विच से जुड़े होते हैं और सारा डेटा पहले केंद्रीय डिवाइस के पास जाता है, फिर वहाँ से दूसरे नोड को भेजता है। मतलब अगर आपके पास 5 कंप्यूटर है तो वो आपसे सीधे नहीं जुड़े होंगे, बल्कि एक ही स्विच हब से जुड़े होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस यूज्ड 128 बीट्स। आईपी एड्रेस में कौन सा संस्करण 128 बीट का होता है? ऑप्शन है IPv2, IP4, IPv5 और IPv6। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा IPv6। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा राइट आंसर, IPv6। तो इसका राइट आंसर होगा IPv6, यानी IPv6 यूज्ड 128 बीट एड्रेस फॉर्मेट फॉलोइंग अ मच लार्जर नंबर ऑफ यूनिक एड्रेस कंपेयर्ड एज IPv4 32 बीट। देखिए IPv4 जो है वो 32 बिट का होता है, और IPv6 जो है वो 128 बिट का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पठनीय डेटा को कूटबद्ध रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि विच टर्म इज रेफर्स टू कन्वर्टिंग रीडेबल डाटा इनटू कोडेड फॉर्म। ऑप्शंस है फायरवॉल, बैकअप, इनक्रप्शन और कंप्रेशंस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इनक्रप्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनक्रप्शन। आप व्हाट्सएप चलाते होंगे ना तो देखते होंगे लिखता होगा एंड टू एंड इनक्रप्शन। यानी कि इनक्रप्शन कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग
ट्रांसमिशन। इंक्रिप्शन जो है साधारण डेटा को कूटबद्ध रूप में बदल देता है ताकि वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। इंक्रिप्शन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रही हूँ। ये सारा डिटेल पढ़ाया हुआ है डिस्क्रिप्टिव, जब मैं जेएसए का पढ़ा रही थी यूट्यूब पे, आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो अलग अलग चैप्टर का। इंक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें पढ़ने योग्य डाटा, जो रीडेबल डाटा रहता है ना, प्लेन टेक्स्ट, उसको गुप्त यानी कि प्राइवेट कर दिया जाता है कोडेड फॉर्म में, ताकि कोई और व्यक्ति उसको ना पढ़ सके, सिर्फ हम ही पढ़ सके जिसको भेजा गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, यानी कि विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। ऑप्शंस है राउटर, स्विच, मॉडेम और हब। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉडेम। अ मॉडेम यानी कि मॉड्यूलर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन। ठीक है, मॉडेम जो है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है ताकि टेलीफोन लाइन के माध्यम से भेजा जा सके। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा दूं कि मॉडेम दो चीज में कन्वर्ट किया गया, दो लाइन में यहाँ पे क्यों बोली, मॉ और डेम, ये दोनों अलग अलग है, मॉ और डेम। मॉ से हो गया मॉड्यूलेटर और डेम से हो गया डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो ये क्या है, यह डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, एनालॉग यानी हो गया मॉड्यूलेशन, और यह एनालॉग को डिजिटल में बदलता है यानी कि डी मॉड्यूलेशन, इसीलिए इसका नाम हो गया मॉड्यूलेशन। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल यानी कि 0 से 1 में काम करता है। ठीक है, लेकिन टेलीफोन लाइन या कुछ नेटवर्क एनालॉग सिग्नल पर काम करता है, इसलिए मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मालवेयर कैन रिफ्लेक्ट इटसेल्फ विदाउट अटैचिंग टू अ फाइल, यानी कौन सा मालवेयर बिना किसी फाइल में जुड़े स्वयं को प्रतिलिपि बना सकता है। ऑप्शंस है वायरस, वॉर्म, ट्रोजन और स्पाईवेयर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉर्म, यानी वॉर्म स्प्रेड इंडिपेंडेंटली ओवर नेटवर्क विदाउट रिक्वायरिंग अ होस्ट फाइल। वॉर्म किसी फाइल से जुड़े बिना नेटवर्क के माध्यम से फाइल स्वतः फैलाता है। वॉर्म क्या है, वॉर्म एक ऐसा मॉलवेयर है जो खुद से अपनी कॉपी बना सकता है, सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है, और किसी फाइल में प्रोग्राम से जुड़ने की जरूरत नहीं होती, या आमतौर पर नेटवर्क के जरिए तेजी से फैलता है। वायरस है ना, फाइल को प्रोग्राम जुड़कर फैलाता है और अकेले खुद से नहीं फैलाता है। फिर ट्रोजन क्या है, ट्रोजन जो है वो वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है, खुद से कॉपी नहीं बनाता। और स्पाईवेयर क्या है, जानकारी चुराता है और खुद से रिप्लिक नहीं करता है। लेकिन वॉर्म क्या करता है, खुद से अपनी कॉपी बना सकता है, और यह किसी फाइल या प्रोग्राम से जुड़ने की जरूरत इसको नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है। ठीक है, यानी कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल। ऑप्शन है SMTP, STTP, पॉप और FTP। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा पॉप। इसका राइट आंसर होगा पॉप। ईमेल भेजने के लिए SMTP का उपयोग होता है और प्राप्त करने के लिए पॉप का, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज यूज टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम द मेल। पॉप ईमेल सर्वर को ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग होता है, यानी कि विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज। ऑप्शन है F2, F5, F7 और F9। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा F5, ऑप्शन बी, यानी कि F5 जो है रिफ्रेश और रीलोड द करंट वेब पेज। F5 वर्तमान वेब पेज को पुनः लोड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित वेब प्रोटोकॉल है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्योर वेब प्रोटोकॉल। ऑप्शन है HTTP, FTP, HTTPS और SMTP। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा HTTPS, यानी कि HTTPS यूज SSL TLC इंक्रिप्शन टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। HTTP का फुल फॉर्म क्या हो गया, HTTPS का हो गया हाइपर टेक ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यह एक सुरक्षित वेब प्रोटोकॉल है और इसमें डेटा इंक्रिप्शन के जरिए सुरक्षित रहता है, और यह क्या करता है, SSL और TLC इंक्रिप्शन सुरक्षा तकनीकी का उपयोग करता है। जब आप किसी वेबसाइट के आगे लॉक का चिन्ह देखते हैं तो वो
क्या करती है, HTTPS का सही उपयोग कर रही होती है। ठीक है, देखिए अब HTTP क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं होता है और डेटा प्लेन टेक्स्ट में भेजता है। FTTP क्यों नहीं होगा, क्योंकि फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग होता है। ठीक है, SMTP नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा URL का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस है यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर और यूनिवर्सल राउटिंग लिंक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन बी। URL इज द एड्रेस ऑफ रिसोर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। URL क्या है, इंटरनेट का उपलब्ध संसाधन का पता है। URL हमें बताता है कि इंटरनेट में कौन कौन सा संसाधन उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BIOS प्रोग्राम किस मेमोरी में संग्रहित रहता है। विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर BIOS प्रोग्राम। ऑप्शन है रैम, कैच, रोम और रजिस्टर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा रोम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोम। BIOS एज अ फ्रेमवेयर स्टोर परमानेंटली इन रोम। BIOS क्या है, एक फ्रेमवेयर है जो रोम में अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। BIOS क्या है, एक फ्रेमवेयर है जो रोम में स्थायी रूप से संग्रहित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि BIOS क्या है। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये क्या है, एक फ्रेमवेयर है जो कंप्यूटर में रोम यानी रीड ओनली मेमोरी को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। ठीक है, सबसे पहले BIOS चालू होता है, या मतलब क्या करता है, हार्डवेयर यानी कीबोर्ड, रैम, डिस्क को चेक करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए प्रक्रिया को सोचता है, और इसी प्रारंभिक प्रक्रिया को पोस्ट यानी पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए एक्सेल में कौन सी सुविधाएं उपयोगी होती हैं। विच एक्सेल फीचर इज यूज टू अरेंज द डेटा ऑर्डर। ऑप्शंस है फिल्टर, शॉर्ट, चार्ट और फॉर्मेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शॉर्ट। शॉर्ट अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। शॉर्ट जो है डेटा को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करती है। असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी बढ़ते से घटते क्रम में, यानी कि A से Z में और Z से A में, छोटे से बड़े नंबर में और बड़े से छोटे नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इंटरनेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। इंटरनेट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज। ऑप्शंस है प्राइवेट नेटवर्क, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, लोकल नेटवर्क और सेंट्रल नेटवर्क। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि इंटरनेट कनेक्ट्स। ऑप्शन बी, इंटरनेट कनेक्ट मल्टीपल इनकनेक्टेड नेटवर्क ग्लोबली, हेंस कॉल्ड अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट अनेक नेटवर्कों को जोड़ता है, इसलिए इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, नेटवर्कों का नेटवर्क किसको कहा जाता है, इंटरनेट को कहा जाता है। प्राइवेट नेटवर्क इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि प्राइवेट का मतलब सीमित लोग यूज करेंगे। लोकल नहीं कह सकते क्योंकि सिर्फ घर ऑफिस में यूज होगा। और सेंट्रल नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट किसी एक केंद्रीय जगह पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहे आज के टोटल 25 क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव के जो मैंने PDF तैयार किया है 500 क्वेश्चन का, एक बार वो आप परचेज ज़रूर कीजिए। मात्र उसका 30 रुपये प्राइस है। उससे जो है सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सेम कंटेंट से आने का मैं गारंटी लेती हूँ। उस कंटेंट से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर एक बार आप उन 500 क्वेश्चन को रट जाते हैं, पढ़ जाते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव आराम से सारा का सारा सही हो जाएगा। दूसरी बात कि मैंने JSA का पूरा सिलेबस इस चैनल पे कंप्लीट करा दिया है, तो आप जाके डिस्क्रिप्टिव का सारा वीडियो देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव लिखना कैसे है और कैसे कैसे सारा टॉपिक्स कराया हुआ है। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव अच्छे से क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव आराम से क्लियर करा सकते हो। हॉस्टल वार्डन का मैं डिस्क्रिप्टिव पूरा करा चुकी हूँ इस पर, और हॉस्टल वार्डन का PDF 15 रुपये में मिल रहा है, जिसका लिंक मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हो। और जल्द ही हॉस्टल वार्डन का 500 क्वेश्चन का PDF आने वाला है ऑब्जेक्टिव का, तो वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।